हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि ये टॉपिक आज का है, लेकिन मैंने आपको वहां से बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो उसमें 3 टर्म्स आए थे, और पहले उसी 3 टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा टर्म्स था? हीट, वर्क एंड इंटर एनर्जी। मैं आपको बोला भी था कि अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू FLTD क्या था? हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करें तो 3 टर्म्स था, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ये तीनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। हीट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, वर्क को W से, इंटरनल एनर्जी को E या U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहले इसी तीनों टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट पे। और स्टेटमेंट कुछ नहीं है, स्टेटमेंट यही है कि हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी एक दूसरे में क्या होंगे? इंटर कन्वर्ट होंगे। और अभी से याद कर लो, ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस क्या बेटा? वर्क डन। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्लियर है? अब एक एक करके यहाँ पे हम लोग वर्क पहले पढ़ते हैं कि वर्क क्या है, हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, इसमें से कौन पाथ फंक्शन है, कौन स्टेट फंक्शन है। ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे उसका देखेंगे एप्लीकेशन में क्या क्या यूज हो सकता है। एक चीज मैं आपको रिकॉल करा दूं, हीट एंड वर्क ये दोनों क्या थे? पाथ फंक्शन थे। और रेस्ट ऑल क्या होगा? स्टेट फंक्शन। रेस्ट ऑल में भी यहाँ पे क्या आया? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी अपने आप में क्या होगा? स्टेट फंक्शन। और जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं कभी भी उसका चेंज नहीं निकाल सकते हैं। ये भी एक चीज याद रखना, कभी भी तुम ऐसा नहीं सुनोगे कि चेंज इन वर्क डन। सीधा सीधा क्या होगा? वर्क डन होगा। लेकिन तुम ये जरूर सुनोगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये दोनों फंक्शन कौन से फंक्शन है? ये दोनों फंक्शन कौन सा है? पाथ फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? ये स्टेट फंक्शन। और हमेशा चेंज किसका निकाल सकते हैं? स्टेट फंक्शन का। तो अगर मैं यहां पे बोलूं चेंज इन स्टेट फंक्शन, तो ये क्या होगा बेटा? पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं चेंज इन पाथ फंक्शन, तो ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल। एक चीज हमेशा याद रखना। क्लियर है? अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, वर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो वर्क के लिए मैंने एक और समराइज करके तुम्हें पढ़ाया था कि जब भी हम लोग वर्क की अगर बात करते हैं तो वर्क फिजिक्स में भी होता है और वर्क किस में है? केमिस्ट्री में। ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं। फिजिक्स में जब भी कोई वर्क होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट पे होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क है। डिस्प्लेसमेंट लगने के लिए फोर्स होगा ही, तो फोर्स होगा ही, ये तो कंपलसरी है। अब जरूरी नहीं कि फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट हो ही, लेकिन ये बात जरूर है डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स होगा। इसलिए मैं उस टर्म को बोलता हूं। तो अगर फिजिक्स में वर्क हो रहा है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और अगर केमिस्ट्री में वर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं चेंज इन वॉल्यूम है। क्या है? तो वहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क पढ़ते हैं। किसमें? फिजिक्स में। यहाँ पे कौन सा वर्क पढ़ते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। हाँ है ना? तो यहाँ पे वर्क होगा भी तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? पीवी वर्क के फॉर्म में। मतलब चेंज इन प्रेशर हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है। आमतौर पे तुमको जो पढ़ना है वो चेंज इन क्या करना है? वॉल्यूम। अब हम लोग 2-3 केस पढ़ते हैं जिसमें चेंज इन वॉल्यूम का सिनेरियो देखते हैं। हाँ है ना? अब सबसे पहले मैं चेंज इन वॉल्यूम बताता हूं कब हो सकता है, नहीं होगा। फिर हम लोग वर्क डन के फॉर्मूले पे आएंगे या क्या कैसे डिराइव कर आएंगे। समझो ये कोई गैस है, तुमको दिख रहा होगा पिंक कलर से गैस मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं। गैस मॉलिक्यूल हमेशा जिगजैग मोशन में मूव करते हुए तुमको दिखेंगे। अगर तुमको कभी गैस मॉलिक्यूल कैसे ट्रेवल करना है तो तुम ध्यान से देखना, या तो तुम किसी थिएटर में देखना, जब तुम बैठे होते हो तो उसके ऊपर से एक रे होती है जो प्रोजेक्ट होती है। उस रे में तुमको देखोगे तो कई सारे डस्ट पार्टिकल तुमको मूव करते दिखेंगे। अगर थिएटर में जाओ तो कभी अपने घर में ही देखना कि अगर किसी होल से सनलाइट आती है तो तुमको वो रे दिखेगा, और उसमें डस्ट पार्टिकल के मोशन वो रेंडमली क्या करते हैं? जिगजैग मोशन में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाओ तुम क्या करना? कांच का एक गिलास लेना, उसमें पानी डालना, उसको शेक करना, और दूसरे तरफ से मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करना। उस वाटर मॉलिक्यूल में कई गैस बबल्स तुमको रेंडमली मूव करते दिखेंगे। वो जो मोशन है उसी को जिगजैग मोशन बोलते हैं।
क्लियर। अब इसको मैंने क्या किया कि एक कंटेनर में रखा, और ये जो डार्क कलर तुमको दिख रहा है ये पिस्टन है। ये क्या है? मूवेबल पिस्टन है, जो क्या कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? होली के पिचकारी के जैसा हो सकता है, या तुम और कहोगे कैसा हो सकता है, तुम इसको समझ लो जैसे इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है ना, उस टाइप से हो सकता है, जो ऊपर नीचे मूव कर सके। तो ये तुम्हारा क्या है? मूवेबल अब एक चीज और समझना कि एक चीज वर्ड तुम सुनते हो कि प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है कि ये गैस मॉलिक्यूल रेंडमली क्या करते हैं? मूव करते हैं। अगर मूव करेंगे रेंडमली तो दो गैस मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल जाकर के वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। जब किसी सरफेस पे अगर फोर्स लगेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। और प्रेशर होता भी है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज क्या बेटा? प्रेशर। तो जब गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब तीन तरफ से जो वॉल ऑफ कंटेनर है वो तो फिक्स्ड है, तो एक ही तरफ से क्या है? जो पिस्टन है वो मूव कर सकता है। तो जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ गैस। हाँ या ना? इस केस में ये जो लिया हुआ है गैस जिस बीकर में, मूवेबल पिस्टन में, ये अपना क्या हो गया? सिस्टम। ये अपना क्या हो गया? तो इसके बाहर का हर एक पार्ट क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। तो गैस मॉलिक्यूल अंदर से जो फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा? गैस मॉलिक्यूल का फोर्स, और उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ गैस, या इसी को क्या बोल सकते हैं? इंटरनल प्रेशर। हाँ या ना? तो इसके अंदर से जो फोर्स लगेगा ये जो है यही होगा। तो ये कौन लगाएगा? गैस मॉलिक्यूल। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं पी इंटरनल, या इसी को बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस। क्या बोलते हैं इसको? पी इंटरनल, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ गैस। या तो इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस बोल दो या प्रेशर ऑफ गैस बोल दो, एक ही चीज। इस पे बाहर से एक प्रेशर लग रहा है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। तो बाहर से जो ये इस पे फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज पी एक्सटर्नल, या कई बार इसको पी एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। ये प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा कि अगर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है तो ये पिस्टन मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा। और उस पॉइंट पे जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए पिस्टन मूव नहीं करेगा। अब दो चीज केस हो सकती है, एक बार पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के ज्यादा हो सकती है, दूसरी बार पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के क्या हो सकता है? कम। तो एक केस मैंने लिया है जहां पे इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, मतलब जो अंदर में गैस है उस गैस का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, तो गैस एक्सपेंड करेगा प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, तो पिस्टन कहाँ जाएगा? बाहर। उस केस में गैस क्या करेगा? एक्सपेंड हो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो इस केस में पिस्टन किधर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ, और ये केस को बोलेंगे एक्सपांशन। तो इस कंडीशन में पी इंटरनल क्या है? ज्यादा है, तो गैस क्या किया? एक्सपेंड किया। तो इस केस में वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। अब इसी को वॉल्यूम से क्लोट करता हूं। इस केस में समझो मैंने जो वॉल्यूम है इसको वी ले लिया, इनिशियल वॉल्यूम, या इसी इनिशियल वॉल्यूम को कई बार V1 ले लेते हैं, और ये एक्सपांशन हुआ। तो इस केस में जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया? VF, या क्या हो गया? V2, जिसको क्या बोलते हैं? फाइनल वॉल्यूम। तो इस केस में क्या हुआ कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो कभी भी एक्सपेंशन का केस है तो इस केस में अगर मैं डेल्टा V निकाल दूं, डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। और कभी भी बेटा आप चेंज इन वॉल्यूम निकालते हो तो हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? V2 माइनस V1, और ये करोगे तो ये चेंज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है। दूसरा केस अपन क्या ले लेते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए? इंटरनल से ज्यादा हो। तो चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर बाहर से लग रहा है, तो डोमिनेटिंग फोर्स क्या हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर। इस केस में गैस क्या हुआ? कॉम्प्रेस हुआ। तो ये केस किसका हो गया? ये केस किसका हुआ? कंप्रेशन का। और कंप्रेशन का केस है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से क्या होगा? कम। तो ये जो वॉल्यूम है इसको मैं क्या ले लूं? V2, या इसी को VF ले लेता हूं। और चूंकि ये कंप्रेशन का केस है तो इस केस में V2 है, छोटा होगा किससे? V1। तो इस केस में चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V क्या हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई ना।
इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गई? अब लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक चीज बताया था, साइन कन्वेंशन। जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो दो तरीके का टर्मिनोलॉजी होता है, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, दूसरा होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करते हैं तो उस केस में वर्क को कौन कर रहा होता है? सिस्टम। तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होगा? गैस का होगा, सिस्टम का होगा। और सिस्टम का डोमिनेटिंग प्रेशर क्या है? पी इंटरनल। इसका मतलब वहां पे हम लोग वर्क डन इंटरनल प्रेशर के अगेंस्ट निकालते हैं। क्लियर? कभी तुम सुनते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो सिस्टम पे काम कौन करेगा? सराउंडिंग। और सराउंडिंग के ही प्रेशर को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं। इतनी बात समझ में है? दो केस समझ में आया कि एक्सपांशन कब होगा, कंप्रेशन कब होगा, किस केस में चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, किस केस में चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। ये मैं अलग से तुमको इसलिए बताया क्योंकि हम जो भी वर्क पढ़ते हैं उस वर्क को यहाँ पे पीवी वर्क में पढ़ते हैं। कौन सा वर्क में पढ़ते हैं बेटा? और इसी पीवी वर्क को समझाने के लिए मैं आपको ये केस पढ़ाया हूँ। अब ध्यान से देखो, वर्क डिफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज क्या बेटा? वर्क। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसी केस को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लिया भी गया, कंसीडर ए गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इज कितना? ए। अब जिस कंटेनर में आप गैस को लिए हो, ये जो पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? ए है। क्लियर? पिस्टन पे प्रेशर ऑन पिस्टन कितना हो गया? पी, जिसको पी एक्सटर्नल ले लेता हूं। पिस्टन पे प्रेशर बाहर से कौन लगेगा? पी एक्सटर्नल। अंदर से कौन लगेगा? पी इंटरनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना ले लिया है? V1। फाइनल वॉल्यूम कितना लिया है? V2। क्लियर? चलो अब इसी को मैं समझाता हूं दो केस। यही एक कंटेनर में गैस है, इसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर? पी एक्सटर्नल। तुम अगर अंदर से बात करोगे तो अंदर से भी एक प्रेशर लग रहा होगा। कौन सा प्रेशर होगा? इस केस में इस गैस का वॉल्यूम कितना इनिशियली? V1। बाद में वॉल्यूम कितना होगा? V2। तो बाद में ये वॉल्यूम कितना हो गया? क्या VF, V इनिशियल V फाइनल ले सकते हो, या V1 V2। ऑलरेडी हम साइन कन्वेंशन तुमको बता चुका हूं। अब इस केस में अगर ये पिस्टन क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है, तो ये केस तुमको किसका दिख रहा है? एक्सपेंशन का या कॉम्प्रेशन का? कॉम्प्रेशन का दिख रहा है। मतलब डोमिनेटिंग फोर्स क्या होगा? पी एक्सटर्नल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इसी केस को डिस्कस करते हैं। ये एक पिस्टन है, पिस्टन का इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? P एक्सटर्नल। अंदर से कितना होगा? P इंटरनल। केस कौन सा दिख रहा है? देखो यहाँ पे है वॉल्यूम, बाद में ये वॉल्यूम कम हो गया तो गैस क्या हो गया? कंप्रेस हुआ। तो ये केस किसका है? अगर कंप्रेशन का केस है, सीधा सीधा बताओ, V1 और V2 में से कौन ग्रेटर होगा? V1 क्या होगा? ग्रेटर होगा। V2 क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो इस केस में अगर इसका मैं डेल्टा भी निकालूं तो ये V2 माइनस V1 होगा, जो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केस में इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब ये चेंज इन वॉल्यूम निकालना कैसे होगा तुमको थोड़ी देर में मैं तुमको समझाता हूँ। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? निगेटिव होगा। और वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा होगा? तो जितना ये पिस्टन मूव किया होगा उतना ही से वॉल्यूम चेंज हुआ होगा। समझ, ये पिस्टन इस पोजीशन पे आ रहा है, अगर मैं तुमको दिखाऊं, और यहाँ पे पिस्टन इस पोजीशन पे है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितने का है? इसी हाइट का है। बोलो, इस केस में इस पिस्टन का इनिशियल हाइट H1 लिया हुआ है या HI लिया हुआ है, फाइनल हाइट कितना लिया है? HF। तो चेंज इन हाइट कितने का है? यही डेल्टा H का है। मतलब पिस्टन इतना ही मूव किया होगा ना। ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? E। ऑलरेडी हमने देख चुका है। तो एरिया इनटू लेंथ क्या देता है? वॉल्यूम। तो ये जो गैस तुमको अलग से निकाला हुआ है कलर, मतलब ये गैस का वॉल्यूम कितना होगा? इसका एरिया इनटू लेंथ। बोलो, तो अगर इस पार्ट का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाई ये हाइट। बोलो, तो ये कितना हो जाएगा? एरिया इनटू दिस हाइट। इस साइड को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा H। जस्ट ए मिनट, इस साइड को बेटा डेल्टा H लेना पड़ेगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमको क्या कहता हूं, ध्यान से समझना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यही जानते हो ना प्रेशर। तो ये जो मैं अगर प्रेशर लेता हूं,
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट। अगर मैं ये प्रेशर पी एक्सटर्नल की बात करूं, तो एक्सटर्नल अगर प्रेशर की बात करता हूं तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जितना फोर्स एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा वही क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। बोलो है ना। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। बोलो हाँ या ना। अभी तुमने वर्क का फॉर्मूला देखा, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को ये क्या लिया है, एल। तो अपना जो अब यहां पे देखो जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच की वैल्यू एल के बराबर इतना है, तो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। अब ध्यान से समझना, जब नहीं समझ में तो मुझे वहीं पे रोकना। अगर मैं वर्क की बात करता हूं तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को क्या ले सकता हूं, एल, और उसी एल को डेल्टा एच भी ले सकता हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अरे बोलो ना हाँ है ना। ठीक। अब फोर्स को क्या लिख सकता हूं, पी एक्सटर्नल इंटू ए। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। तो इसको क्या लिख सकता हूं, पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू, और एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, बोलो भाई ना। तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू, अगर ये पूरे टर्म्स को एक साथ लिखूं तो यही है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, ए इंटू एल। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अब ए इंटू एल जो है, ध्यान से समझना, ये किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम का चेंज इतना ही का है, और चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। तो इस पूरे टर्म्स को क्या लिख सकता हूं, इल टू माइनस डेल्टा भी लिख सकता हूं। अरे बोलो हाँ या ना। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या बेटा, डेल्टा भी। अब मुझे एक चीज रुक करके बता दो, ये जो वर्क डन हमने कौन सा निकाला है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन, क्योंकि हमने जो भी प्रेशर या फोर्स लिया वो एक्सटर्नल लिया है। तो ये जो वर्क तो निकल गया, लेकिन ये वर्क कौन सा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो है ना। और सिस्टम पे वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग। इसको ये भी कह सकते हैं वर्क बाय सराउंडिंग। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अब इसी टर्म्स को अगर मैं ऐसे यूज कर दूं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन, तो सीधा सीधा ये वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव की जगह पॉजिटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, दैट इज योर साइन कन्वेंशन। मेरी बात समझ में आई? तो वर्क निकलना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब रुक करके तुम समझो, तो अपना फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन का यूनिट क्या आएगा, पहले यूनिट भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आ जाएगा, बताओ कोई। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आ जाएगा, पी इंटू भी, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, लीटर एटमॉस्फेयर। बोलो ना हाई ना। तो यूनिट क्या आ जाएगा इस वर्क का, लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन तुम्हें दिक्कत क्या होगी, जब तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील करोगे, तो ये तुम्हारा क्या है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट या तो जूल या तो कैलोरी। ऐसा यूनिट की बात करोगे तो जूल, एक और यूनिट पढ़ना है कैलोरी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, या तो जूल होगी या तो कैलोरी होगी। अरे बोलो हाई ना। ये क्यों क्या है, हीट। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट की यूनिट किस में होगी, जूल में या कैलोरी में। और ये किस में आ गया, लीटर एटमॉस्फेयर। और फिजिक्स कहता है कि अगर दो डिफरेंट क्वांटिटी जिसका यूनिट अलग अलग है तुम उसको ऐड नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें इस लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में या कैलोरी में लाना पड़ेगा। अरे बोलो है ना। तो यही तुमको यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क में समझाया भी गया है। अगर 1 लीटर एटमॉस्फेयर है तो ये कितने जूल के बराबर होता है, 101.3, 101.3 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। 1 कैलोरी है तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.184, शॉर्ट में 4.2 जूल लेते हैं। तो तुम दो चीज याद रखना, 1 कैलोरी
ये कई बार तुमको पूरा फिजिक्स में लगा 4.2 जूल के बराबर होता है। और अगर 1 लीटर एटमॉस्फेयर है तो 101.3 जूल के बराबर होता है। अब जूल को कैलोरी में लाना है तो फिर 4.2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो हाँ ही ना। अब कई बार एक और यूनिट आती है, तुमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, सीजीएस। कौन सी यूनिट आती है? तो अगर सीजीएस की तुम बात करोगे तो सीजीएस और जूल में फर्क इतना ही है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो देखो ये 101.3 जूल है, तो सीजीएस में कितना गया 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। बोलो तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? अर्ग, देन जूल, देन क्या बेटा कैलोरी, और सबसे बड़ी कौन सी है? देखो ना 1 लीटर एटमॉस्फेयर अकेले 101.3 जूल के बराबर है। बोलो इसकी बात करोगे तो देखो ये 101.3 कितना 24 किलो कैलोरी के बराबर है। और फिर ये कितने, इसकी वैल्यू तो सबसे छोटी ये हो गई, देन ये हो गई, देन ये, और देन क्या बेटा ये। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? लीटर एटमॉस्फेयर होती है। बोलो हाँ या ना। अब एक चीज आ गई कि जब भी हम एनर्जी की बात किए तो यहाँ पे एक यूनिट आ गई जूल, जो ऐसा यूनिट है एनर्जी की। दूसरा एक यूनिट कौन सा आ गई? कैलोरी। तो ये कैलोरी को डिफाइन भी किया है, इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हीट लगती है उसी हीट को क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। समझ में आया? 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 ग्राम ऑफ वाटर को 8 डिग्री टेम्परेचर से 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगती है उसी को क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये साइन कन्वेंशन इसलिए बता दिया, सॉरी ये यूनिट का कन्वर्जन इसलिए बता दिया कि बार बार आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत? बोलो ना हाँ या ना। तो ये इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय क्या बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर? 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? अगर रिकॉल कर दूं तो 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल के बराबर। कोई दिक्कत? अब इसी वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वर्क इन ईच केसेस। तुमको वर्क डन निकालना है, 2 अलग अलग केस दिया है। पहला कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन 10 लीटर कंटेनर, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 10 लीटर कंटेनर एट कितना बेटा 1 एटमॉस्फेयर इज अलाउड टू इंटर इन ए वैक्यूम वाल्व ऑफ कैपेसिटी कितना 100। कह रहा है किसी भी कंटेनर में 10 लीटर का कोई कंटेनर था जिसमें 1 मोल ऑफ गैस है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। कोई दिक्कत? समझो क्वेश्चन को। ये एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी कितना है 10 लीटर, इसके अंदर का प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ गैस है 1 मोल ऑफ गैस। कोई दिक्कत? अब इस गैस को तुमने कहां कर दिया इंटर इन वैक्यूम वाल्व ऑफ कैपेसिटी 100 लीटर। अब तुमने इसको क्या किया एक बड़े कंटेनर में डाल दिया। क्लियर? अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 100 लीटर। लेकिन कह रहा है ये जो वाल्व है ये वैक्यूम, ये वाल्व कैसा है वैक्यूम का मतलब जानते हो, मराठी में इसको निर्वात बोलते हैं, जहां पे कुछ नहीं हो। और अगर लॉजिकल टर्म्स में मैथमेटिकल टर्म्स में अगर तुम समझते हो तो वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पे कुछ नहीं है तो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे क्या? नहीं, तो प्रेशर ही नहीं होगा। तो वैक्यूम का मतलब होता है प्रेशर जीरो। क्या जीरो? तो वैक्यूम का मतलब मैथमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा 0 एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने इसी एक 10 लीटर के बल्ब को कहां ले लिया बड़े में, और इसको यहाँ पे खत्म। तो कह रहा है इस केस में गैस जो एक्सपेंड किया होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ ना 10 लीटर टू 100 लीटर, तो कह रहा है वर्क डन बताओ। तो बताओगे वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला यही है। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या बेटा डेल्टा। बोलो तो अगर इस केस में डेल्टा भी निकालोगे तुम तो ये कितना हो जाएगा V2 माइनस, तो फाइनल कितना
100 माइनस 10 कितना बेटा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम तो हो रहा है, लेकिन वैक्यूम में प्रेशर कितना है, 0। अगर प्रेशर ही 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया, क्लियर। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0, क्योंकि प्रेशर 0 था। हाँ या ना, क्लियर, समझ में आया। चलो सेकंड पॉइंट कह रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, कि इस गैस को तुम एक्सपेंड कर रहे हो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। किस पे कर रहे हो, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, 1 लीटर टू 5 लीटर, तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 मतलब कितना बेटा, 4 लीटर। एक्सटर्नल प्रेशर तुम कहोगे सर P एटमॉस्फेयर के बराबर है, और अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। कितना होता है, 1 atm। लगा दे, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, तो P एक्सटर्नल की वैल्यू कितना, 1 इंटू कितना बेटा, 4, तो कितना आ गया, -4 लीटर एटमॉस्फेयर। अब अगर आंसर जूल में निकालना है तो क्या करोगे, -4 को 1 इंटू 1.3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, जूल। तो कितना हो गया, -405.2 जूल। ये इसका क्या हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन को कैसे हिट करना है, कैसे फ्रेम करना है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आंसर निकालना। क्वेश्चन ध्यान से समझो, फिर खुद से सॉल्व करो, जो तुम्हारा इमेजिनेशन है क्वेश्चन उसी पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, चलो क्वेश्चन पढ़ो रोशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, क्लियर, ध्यान से समझो। तो n की वैल्यू कितना हो गई, 10। नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कितना है, 27। तो टेम्परेचर कितना हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पता है डिग्री सेंटीग्रेड का कोई यूज नहीं होता है, जिसको केल्विन में लाओगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। कुछ नहीं किया, 27 में 273 ऐड किया। 5 लीटर ऑफ सिलेंडर है, मतलब जो कंटेनर में गैस होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 5 लीटर। तो V1 कितना है, 5 लीटर। कह रहा ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू ए होल ऑल गैस एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर। जिस कंटेनर में गैस होगा उसमें कोई एक होल आ गया होगा, तो गैस कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। एंड सिलेंडर गॉट एम्प्टी। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, देन वर्क बताओ। देन क्या बताओ, वर्क बताओ। अब रुक करके पहले क्वेश्चन को समझो, मैं डायग्राम से समझाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। ये अपना एक कंटेनर था जिसमें क्या रखा हुआ होगा, गैस, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। तो ये जो वॉल्यूम है ये कितना होगा बेटा, 5 लीटर। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, स्टडी ऑफ गैस पॉसिबल ओनली इज किस कंटेनर बेटा, क्लोज कंटेनर। अब इसके अंदर जो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अब क्या हुआ, इस कंटेनर में एक होल हो गया, कंटेनर में क्या हो गया, होल। तो अब गैस कहां आया, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में आ गया ना। तो क्या आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया। जब ये गैस इनिशियली कंटेनर में था तो किस वॉल्यूम पे था, 5 लीटर। अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जब वो गैस बाहर आया तो किस प्रेशर पे आया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये जो क्वांटिटी ऑफ गैस है ये कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करा होगा, अपने को फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बोलो ना, जब ये गैस सिलेंडर से कहां गया, एटमॉस्फेयर में, तो इसका V2 कितना हो गया, अपने को ये क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो V1 है ये क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत, हाँ या ना। अगर डेल्टा V निकाल लेंगे, सॉरी V2 निकालेंगे तो डेल्टा V निकल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V वर्क निकल जाएगा। तो इसमें निकालना क्या रह गया, V2। अब V2 निकालने के लिए वापस से अपन लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहता है, PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू, तो अपने को फाइनल वॉल्यूम निकालना है।
तो वॉल्यूम इजिकल टू कितना हो जाएगा, nRT/P। कितना मोल ऑफ गैस था, 10, तो ये 10 मोल ऑफ गैस। R की वैल्यू 0.08, जब भी P भी इजिकल टू nRT लगाएंगे तो लीटर एटमॉस्फेयर वाली लेंगे, और लीटर एटमॉस्फेयर में R की वैल्यू कितनी होती है, 0.08। टेम्परेचर कितना अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, तो ये कितना हो गया 1। देखो ये डबल जीरो से ये डेसिमल खत्म, 8 3 जा 24, 24 इंटू 10, तो ये गैस 240 लीटर वॉल्यूम को क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो अब निकाल दो, डेल्टा V कितना हो गया, V2 माइनस, तो कितना हो गया 240 माइनस 5, 235 लीटर, ये इसका क्या हो गया वॉल्यूम। तो आपने से पूछा क्या है, वर्क डन बताओ, क्या पूछा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू, तो माइनस P एक्सटर्नल कितना है 1 इंटू डेल्टा V 235, तो कितना आ गया माइनस 235 लीटर एटमॉस्फेयर। ये आपका क्या हो गया बच्चे, वर्क डन। अगर आंसर जूल में निकालना है तो क्या करोगे, माइनस 235 इंटू 101.3 जूल, ये आपका क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे निकालना है, तो एक बार सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े। अब आ जाओ, सेकंड टर्म्स क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। अब ध्यान से समझो, मैं हूं बेटा, तू एक मिनट जरा, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, हम दोनों में कौन ज्यादा टैलेंटेड है, कौन ज्यादा टैलेंट हो सकता है, नहीं, तुम पूछो किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तुम कहती केमिस्ट्री के बेसिस पे तुम कह सकते हो मेरा टैलेंट अच्छा है, समझो ये अच्छा गाना गाती है, अब बताओ कौन ज्यादा टैलेंटेड है, इसका ये अच्छा कॉफी बनाती है, कौन ज्यादा टैलेंटेड है। तो कभी भी किसी दो सिस्टम को, मैं एक अपना सिस्टम हूं, समझो ये भी एक सिस्टम, ये भी सिस्टम है, अब इन दोनों सिस्टम में टैलेंट कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक सिस्टम में एक से ज्यादा टैलेंट हो सकता है मेरा केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है इसका बायो अच्छा हो, है ना, हो सकता है अच्छा सिंगिंग करती हो, अच्छा डांसिंग करती हो। तो क्या एग्जैक्ट टैलेंट बता सकते हो इसका, नहीं बता सकते। समझो इसके बगल में कोई तीसरा बच्चा है, तो क्या किसी भी बच्चों का तुम एग्जैक्ट टैलेंट नहीं बता सकते हो, ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट में बता सकते हो। इज इट पॉसिबल टू एग्जैक्ट टैलेंट ऑफ दिस स्टूडेंट, नहीं बता सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं। बैठ जाओ बेटा, क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी बॉडी का एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम नहीं पता कर सकते हैं, वी विल कैलकुलेट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसलिए मैं इस एग्जांपल को लाया ताकि तुम्हारे माइंड में सेट हो, कोई दिक्कत। और किसी भी बॉडी के फॉर्म में कई सारे फॉर्म में एनर्जी होते हैं। दो एनर्जी तो बच्चा 9th-10th से पढ़ के जानता है, एक कौन सा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी। एक किसके वजह से होता है, ड्यू टू हाइट, mgh पढ़ा होगा वर्क ऑफ एनर्जी में। दूसरा क्या होता है, ड्यू टू वेलोसिटी, हाफ mv²। सिमिलरली जब रोटेशन पर होगे तो रोटेशनल एनर्जी होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है। तो किसी भी बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी, पहला चीज। दूसरा, जितनी भी इंटरनल एनर्जी है दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट मास। और एक चीज हम बहुत पहले से जानते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यही है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज सम ऑफ डिफरेंट एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए एटम और मॉलिक्यूल, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सब फॉर्म ऑफ एनर्जी को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। कहा था ना, ये सब हम लोग पहले टर्मिनोलॉजी में पढ़ लिए, आगे इसी को यूज करेंगे। दूसरा, वी नेवर फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी। क्या इस बच्ची का टैलेंट बता सकते हो, नहीं, हमेशा विथ रिस्पेक्ट में होगा। तो कभी भी किसी भी सिस्टम का एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं पता कर सकते, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी कैन ओनली कैलकुलेट क्या बेटा, चेंज इन
चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और ऑलरेडी मैं तुमको हिंट्स दिया था कि जितने भी स्टेट फंक्शन है उसका क्या निकालते हैं, चेंज। किसका चेंज पॉसिबल नहीं है, पाथ फंक्शन का। जैसे चेंज इन हीट नॉट पॉसिबल, चेंज इन वर्क नॉट पॉसिबल। तो वी कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा ई बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज क्या बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर। कभी भी तुमको ऐसे अगर आ जाए बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम एनर्जी को मेजर करते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में भी तुमको आ जाए बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसका मतलब होगा क्या बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोकोरिक। कैसा हो गया, और आइसोकोरिक है तो चेंज इन वॉल्यूम होगा क्या, नहीं। तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क क्या होगा, यही सब चीजें तुमको कोरिलेट करना है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। फिर कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्या बेटा, स्टेट फंक्शन, हम जानते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज इन। समझो ये कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम स्टेट 1 पे है, इस पे तुमने कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किया होगा, मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कुछ चेंज किया होगा, हाँ ये ना। अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होते हैं तभी थर्मोडायनेमिक क्या होता है, प्रोसेस होता है, और तभी उस सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। बोलो हाँ ये ना। ये भी क्या है, सिस्टम जो कहाँ आ गया, स्टेट 2 पे। तो ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया होगा, इसका मतलब इस पे क्या हुआ होगा, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो ना हाँ ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझाता हूं कि इसमें प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर का क्या हो गया, चेंज हुआ। कोई दिक्कत। इस केस में अगर इसके इंटरनल एनर्जी को मैं क्या ले लेता हूं, E1, और इसके इंटरनल एनर्जी को क्या ले लेता हूं, E2, तो हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा। और कभी भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस, तो क्या निकाल सकते हैं, E2 माइनस E1। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो इसका दो ही पॉसिबल हो सकता है, अगर E2 की वैल्यू ग्रेटर है तो इंटरनल एनर्जी या तो पॉजिटिव हो सकती है, और E2 की वैल्यू छोटी है तो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू ये क्या हो सकती है, निगेटिव। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है। एक चीज मैं तुमको अभी से बोल के रखता हूं कि जितने भी इंटरनल एनर्जी होते हैं दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। तो जो इंटरनल एनर्जी E है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास मतलब क्वांटिटी ऑफ क्या बेटा, बोलो। और एक और चीज तुमको बता के रखता हूं, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में तुमको लगेगा, खासकर हीट में तो पूरा लगेगा। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो। जितने भी एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो चूंकि ये इंटरनल एनर्जी ये है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मास और टेम्परेचर में कौन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, टेम्परेचर या मास। मास नहीं होगा। एक हम देखो पहले से तुमको लिंक करा दिया था, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते किसको है, गैस को। तो एक बार कंटेनर क्लोज कर दिया तो क्वांटिटी ऑफ गैस तो फिक्स हो गया ना, तो मास चेंज होगा क्या, नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या चेंज करा होगा, टेम्परेचर। क्या चेंज करा होगा, तो चलो ये भी ले लेता हूं कि इस केस में इसका टेम्परेचर T1 हो सकता है, तो इस केस में इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, T2। बोलो। तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब टेम्परेचर बढ़ा होगा। बोलो हाँ ना, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा होगा। तो T2 पॉजिटिव तभी हो सकता है जब T2 T1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब E2 ग्रेटर देन क्या बेटा, E1, या T2 ग्रेटर देन क्या बेटा, T1। और ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब E2 स्मॉलर देन E1 एंड T2 स्मॉलर देन क्या बेटा, T1। कोई दिक्कत, बोलो। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दो, इन दोनों को क्या करूं, एक साथ लिख दो, तो ध्यान से देखो, डेल्टा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर के। तो अगर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक साथ लिखूंगा तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T होगा या नहीं होगा, बोलो।
अब इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट डाल दूं तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस एम डेल्टा टी। अब ये हमने क्या लिया है, एक कांस्टेंट लिया है, और इसी कांस्टेंट को आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे? अब इसी को 3 टर्म्स में डिवाइड करेंगे, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये बेसिकली क्या है, हीट कैपेसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाई ना, इसमें किसी बच्चों को कोई संदेह नहीं। तो इतना बस याद रखना कि इंटरनल एनर्जी का हमेशा चेंज निकाल सकते हैं, और ये टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरनल एनर्जी तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब क्या बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी तभी नेगेटिव होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बोलो हाँ ना, बिकॉज इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। किस पे आ जाओ? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और कहा था टोटल 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन क्या बेटा? देयर इज नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ देम, मतलब इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे तो टोटल 4 लॉ है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तुमको ये दोनों लॉ डिटेल्स में पढ़ना है। कौन कौन से 2 लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड। जीरोथ लॉ क्या कहते हैं, हम लोग कहानी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। जीरोथ लॉ कहता है कि अगर कोई 3 सिस्टम एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम पे, ये है, ये है, ये भी, ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 3, ये 1, ये 2 और ये 3। ऑल दिस सिस्टम आर एट थर्मली इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम। तो ये तीनों सिस्टम कहाँ है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। बोलो। तो अगर ध्यान से समझना, अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर कितना है, तो 1 और 2 अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो जितना T1 होगा उतना T2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो सकता है, T1 इक्वल टू, और ये दोनों अगर कांटेक्ट में है तो यहां पे क्या होगा, T2 इक्वल टू, तो कह रहा है जीरोथ लॉ कि T1 और T3 भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो है ना, प्लस में आ रहा है। तो इससे ये निकल के आ गया कि T2 ऑल्सो इक्वल टू क्या बेटा, T1 ऑल्सो इक्वल टू T3। क्या मेरी बात समझ में आए? बस यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको पढ़ो और यहीं पे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ जिसको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा लॉ? और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। ये भी थ्योरेटिकल ही है। कह रहा दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कह रहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कह रहा टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज क्या बेटा, कांस्टेंट। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज क्या बेटा, कंजर्व। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा ई पता है, इसमें डेल्टा लगा है क्या, नहीं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। वेयर क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन एंड ई इज क्या बेटा, स्टेट फंक्शन। हेयर क्यू इज एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। तो ये जो Q है ये एनर्जी क्या है, गिवन टू सिस्टम, इसलिए इसका साइन कन्वेंशन में वैल्यू क्या लिया, पॉजिटिव। एंड W इज द वर्क डन ऑन द क्या बेटा, सिस्टम, इसलिए यहां पे क्या आ गया, निगेटिव। क्यों निगेटिव आया, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है और कॉम्प्रेशन है। तो निगेटिव का मतलब ये क्या है, ये कॉम्प्रेशन है। और डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
ये ऑलरेडी मैं तुमको शुरू से लाया हूँ ताकि माइंड में जब ये पढ़ो तो तुमको पहले से आ रहा हो। मैं इससे पहले वाले लेक्चर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे माइंड में ला रहा हूँ, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो उसको अलग अलग प्रोसेस के लिए फॉर्मूला को चेंज करेंगे। जैसे समझो अभी हमने पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। उस केस में जो हीट है वही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। फिर इसी को देखेंगे आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोबारिक में क्या होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, इसी के लिए अलग अलग सारा प्रोसेस पता था। क्लियर है। फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी देखेंगे, फिर सिलेबस को देखेंगे आगे सिक्वेंशली कैसे करा सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।